Welcome students once again on my YouTube channel Basic Chemistry by S.K. Dubey. Today in this video we are going to discuss about chemical kinetics. This is one of the most important topic, most important chapter in class 12th chemistry. बोर्ड एग्जाम्स में इसमें से 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं. बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ईजिली आप इसको समझ सकते हैं. ठीक है, बस खाली आप वीडियो को पूरा देखिए, पूरा चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. हम ये भी आपको बताएंगे कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में अक्सर आप पूछे जाते हैं, उसको हम इसी वीडियो में आपको नोट कराते चलेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए. ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. केमिकल रिएक्शन, सॉरी केमिकल काइनेटिक्स. केमिकल काइनेटिक्स को कहा जाता है हिंदी में रासायनिक बलगतिकी. बलगतिकी. ठीक है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री के अंतर्गत हम पदार्थों के कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थों का फॉर्मेशन कैसे किया जाएगा, कैसे हम वेरियस कंपाउंड्स को फॉर्म करेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं, बॉन्डिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, और वेरियस केमिकल रिएक्शंस विच अकर्स बिटवीन द सब्सटेंसेस आर आल्सो स्टडीड इन द केमिस्ट्री. यानी केमिस्ट्री के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को भी हम पढ़ते हैं. अब उन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं. ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ chemistry in which we study about the rate of reactions of chemical reactions and also we study the factors which affects the rate of reactions. तो हम इसको डिफाइन करते हुए ये कह सकते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स is the branch of science, इज द ब्रांच ऑफ साइंस के स्थान पर केमिस्ट्री लिखें. इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट रेट ऑफ केमिकल reactions and factors affecting them. तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस. तो रासायनिक बलगतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग और उनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखें कि अभिक्रियाएं जो होती हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे. जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो समय के आधार पर 3 प्रकारों में बांटी जा सकती हैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कंज्यूम्ड इन द कंप्लीशन ऑफ द केमिकल रिएक्शंस, द केमिकल रिएक्शंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. तो उसमें सबसे पहला टाइप है एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस. एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस. ठीक है, अब ये ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं एक्सट्रीमली स्लो यानी अति मंद. तो फॉर दीज रिएक्शंस, फॉर कंप्लीशन ऑफ दीज रिएक्शंस
वेरी लॉन्ग टाइम इज टेकन। इन अपक्रियाओं को पूर्ण होने में बहुत अधिक समय लगता है। These reactions completes within few days to few months or to few years। ये कुछ दिनों में भी कंप्लीट हो सकती हैं, कुछ महीनों में भी पूर्ण हो सकती हैं, या कुछ ईयर्स में भी कंप्लीट हो सकती हैं। तो एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस कंप्लीट्स इन फ्यू डेज, मंथ्स और ईयर्स। ठीक है। अब इसमें अगर एग्जाम्पल हम देखें एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन के, तो रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन यानी जंग लगना। ठीक है। अब लोहे में जंग एक दिन में नहीं लगती है, लोहे में जंग लगने में काफ़ी समय लगता है। जब लोहे को आप खुले वातावरण में छोड़ देते हैं कई महीनों तक वो ऐसे ही पड़ा रह जाता है, तो नमी और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, इन दोनों के द्वारा आयरन का ऑक्सीडेशन होता है और रस्ट फॉर्मेशन होता है। तो ये अपक्रिया काफ़ी समय में पूरी होती है। ठीक है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ H2O from H2 and O2 in absence of कैटेलिस्ट। यानी अगर कोई उत्प्रेरक ना हो और उस स्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों की क्रिया करा करके हमें वाटर फॉर्मेशन कराना है, तो इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय लगता है। कई है वर्षों के बाद एक मॉलिक्यूल H2O का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी क्या है, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन है। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड फ्रॉम शुगर केन जूस। गन्ने के रस से जो सिरके का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, ये एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन होता है, बहुत लंबा समय लगता है, लगभग 5-6 महीने का समय लगता है। तो ये सभी अपक्रियाएं किस में आती हैं, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस होती हैं। एंड देयर रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द एक्सपेरिमेंटल थिंग्स। तो प्रायोगिक विधियों के द्वारा इनके रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करना वो संभव नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग होती हैं, काफ़ी लंबे समय में कोई सिग्निफिकेंट चेंज इनके कंसंट्रेशन में नहीं होता है। ठीक है। तो ये एक अपक्रिया हो गई। इसके बाद दूसरा देख लेते हैं, एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन। तो स्लो हो गया तो फास्ट भी होगा। ठीक है। एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन। अब ये अपक्रियाएं जो होती हैं कंप्लीट्स विद इन 10⁻³ सेकंड। ठीक है। यानी 1 सेकंड के 1000वें भाग जितने कम समय में ये अपक्रियाएं पूरी हो जाती हैं। ठीक है। तो दीज रिएक्शंस कंप्लीट्स विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, बहुत तेजी से ये कंप्लीट होती हैं। तो अब एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन में अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ऑल दी आयनिक रिएक्शंस, जितनी भी आयनिक अपक्रियाएं हैं वो सभी क्या होती हैं, फास्ट रिएक्शन में होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लें कि NaCl when reacts with AgNO3 it forms NaNO3 and AgCl। ठीक है। अब दिस रिएक्शन कंप्लीट्स विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। जैसे ही आप NaCl के सॉल्यूशन में AgNO3 सॉल्यूशन मिलाते हैं, तुरंत AgCl प्रेसिपिटेट के रूप में अलग हो जाता है। ठीक है। तो बहुत ही कम समय लगता है।
अब चूंकि इनके कंप्लीट होने में बहुत ही कम समय लगता है, इसलिए इनका भी एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ना तो एक्सट्रीमली स्लो और ना ही एक्सट्रीमली फास्ट, इन दोनों प्रकार की अपक्रियाओं के रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करना संभव नहीं है। तो इनका अध्ययन केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत नहीं किया जाता है। तो अब केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत किन अपक्रियाओं का अध्ययन करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो दो प्रकार की हो गई। तीसरे प्रकार की अपक्रियाएं होती हैं इन बिटवीन द एक्सट्रीमली फास्ट एंड एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शंस। तो उनको हम कहते हैं स्लो रिएक्शंस यानी मंद अभिक्रियाएं। दीज रिएक्शंस कंप्लीट्स विद इन फ्यू मिनट्स। ठीक है, ये अभिक्रियाएं क्या होती हैं, कुछ मिनटों में पूर्ण हो जाती हैं। ठीक है, तो इन्हीं अभिक्रियाओं के रेट ऑफ रिएक्शन के विषय में हम केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसका एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन का। तो जैसे एक रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस ऑफ एथिल एसीटेट। तो when ethyl acetate is hydrolyzed, it forms acetic acid and ethyl alcohol. This reaction completes within few minutes, so it comes under the slow reaction. इसके बाद देख लेते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड डिकम्पोज into nitrogen dioxide and oxygen. This reaction also completes within few minutes. तो this also comes under the slow reaction. इसके बाद तीसरा हम देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। तो H2O2 decomposes into water and oxygen. This is also a slow reaction which completes within few minutes. ठीक है, तो these are the examples of slow reactions, and the rate of slow reactions can be determined by the process of experimental methods, and thus these reactions are studied inside the chemical kinetics. तो chemical kinetics में हम मंद अभिक्रियाओं के वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अभिक्रियाएं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया वेग के बारे में देखते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया दर। ठीक है, तो अब रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो उसके लिए हम देखते हैं कि जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं A+B फॉर्म्स दी प्रोडक्ट। दो रिएक्टेंट हैं A और B, ये दोनों क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनिशियल इनका मान लें कि जब ये अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है, t बराबर 0 समय पे ये A और B है, और t बराबर 0 समय पर x मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म, देन A माइनस x एंड B माइनस x। ये क्या बन जाए, हो जाएगा t बराबर t एट टाइम t। ठीक है, एट टाइम t x। ठीक है, तो अब रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हम क्या देखते रहे हैं कि चेंज इन द कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इसके लिए हम देख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन
अपॉन टाइम। ठीक है, अब ये चेंज इन कंसंट्रेशन आपका प्रोडक्ट के भी कंसंट्रेशन हो सकता है या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो सकता है। अगर हम रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लेते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी। अगर घटेगी तब उस समय में रेट बराबर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx/dt। ठीक है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx/dt, वेयर dx इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन वेरी शॉर्ट टाइम dt। ठीक है, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिनोट कर सकते हैं, dx/dt के रूप में डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं रेट लॉ। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो dx/dt होगा, जहां पर dx क्या होगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर यहाँ पर रिएक्टेंट ले गए तो ये माइनस dx/dt होगा, और अगर रिएक्टेंट के बजाय हम प्रोडक्ट लेंगे तब माइनस नहीं रहेगा, यही आप ध्यान रखेंगे। माइनस इसलिए रहेगा क्योंकि टाइम के साथ जो रिएक्टेंट होते हैं, अभिकारक होते हैं, उनकी जो सांद्रता होती है वो समय के साथ घटती है, जबकि प्रोडक्ट की बढ़ती है। तो माइनस यही डिनोट करता है कि रिएक्टेंट की सांद्रता ये घट रही है। ठीक है, इसके बाद हम रेट लॉ देख लेते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, रेट लॉ, इसको दर नियम कहा जाता है। ठीक है, तो अब रेट लॉ क्या है वो देख लेते हैं। रेट लॉ कैन बी डिफाइंड एज द रिलेशन, या ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to concentration of reactants। तो रेट लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड द इक्वेशन विच शोज दिस रिलेशन इज नोन एज रेट लॉ इक्वेशन, दर समीकरण। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देख लेते हैं कि रिएक्टेंट A प्लस B कंबाइंस विथ ईच अदर एंड फॉर्म्स प्रोडक्ट P। क्या फॉर्म करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। इफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज A, या ऐसे देख लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या हो जाएगा, dx/dt प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास A इंटू एक्टिव मास B, यही होगा। ठीक है, या अगर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, dx/dt इक्वल टू k एक्टिव मास A इंटू एक्टिव मास B। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रेट लॉ इक्वेशन हो गया, वेयर k इज इक्वल टू वेलोसिटी कांस्टेंट। क्या कहा जाएगा इसको, वेलोसिटी कांस्टेंट कहा जाएगा। ठीक है, एक्टिव मास A एंड एक्टिव मास B इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब इसके बाद देखें कि इफ, यहाँ पे देख लें, इफ एक्टिव मास A इज इक्वल टू एक्टिव मास B
इज इक्वल टू 1, देन dx बाई dt इज इक्वल टू k। मीन्स यहां से अब हम वेलोसिटी कांस्टेंट k की डिफिनीशन डिराइव कर सकते हैं। अब डिफिनीशन कैसे डिराइव करेंगे कि एट द यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स द वेलोसिटी कांस्टेंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, या और कह सकते हैं कि रेट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट द यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी एक अभिकारकों की एकांक सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग जो होता है वह वेग स्थिरांक के बराबर होता है। अब इसकी अगर हम यूनिट निकालें तो यूनिट क्या हो जाएगी, dx, ये क्या हो जाएगा आपका यूनिट, अगर देखें यूनिट ऑफ k, तो dx की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर अपान टाइम क्या हो जाएगा, सेकंड, या टाइम का आप मिनट ले सकते हैं या आवर ले सकते हैं, तो मोल पर लीटर प्रति समय, ये क्या हो जाएगी, ये वेग स्थिरांक की क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, ये पूछा जाता है, इसको आप लोग जानते रहें कि यूनिट क्या होगी रेट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट की, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला हम देखते हैं टेम्परेचर। ठीक है, तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, यानी अगर तापमान बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन घटेगा। ये ऐसा क्यों होता है, ये कोलिजन थियरी के द्वारा आगे हम लोग समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कि किसी भी अभिक्रिया के होने के लिए अभिकारक के अणुओं में एक ऊर्जा होनी चाहिए जिसको एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है। उतनी ऊर्जा रहेगी तभी अणु आपस में क्रिया करेंगे। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज करता है तो अणुओं की एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है, और एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि उनकी अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो अभी हमने रेट लॉ में आपको बताया कि dx बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन घटेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ये क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई। इसके बाद हम देखते हैं
कैटलिस्ट देख लेते हैं, तीसरा फैक्टर जो है कैटलिस्ट। ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट का मतलब दोज एक्सटर्नल सब्सटेंसेस विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, तो उनको क्या कहा जाता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट कहा जाता है। तो इन प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, यानी कैटलिस्ट की उपस्थिति में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है। तो ये हो गया। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट dx by dt increases because, क्यों ऐसा होता है, कैटलिस्ट lowers the amount of activation energy। कैटलिस्ट क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी की मात्रा को घटा देते हैं, और इस कारण से क्या होता है कि इनकी उपस्थिति में dx by dt यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ये बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद अब हम देखेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट, इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, इसको कहा जाता है ताप गुणांक। ठीक है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है ये जान लेते हैं। जनरली अभी हमने आपको बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन विल आल्सो इंक्रीज। ठीक है, सिमिलर केस इज इन द केस ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट में भी वही होता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो रेट कांस्टेंट क्या होता है, वो इंक्रीज कर जाता है। तो इट इज रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट, रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट at two temperatures separated by 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 10 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर इंटरवल पर जो दो रेट कांस्टेंट होंगे उनका जो रेशियो होगा वही क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट हो जाएगा। तो टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू K अपान या KT प्लस 10 अपान KT। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल T is equal to 25 डिग्री सेल्सियस, देन टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इक्वल टू K 35 अपान K 25। ठीक है, ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी में एक वैज्ञानिक थे आर्हेनियस, उन्होंने एक रिलेशन दिया है जिसको आर्हेनियस इक्वेशन के नाम से जानते हैं।
तो हम अब वो इक्वेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, द रेट कांस्टेंट K is equal to A e power minus EA upon RT. This equation is known as Arrhenius equation, where K is equal to velocity constant, R is equal to K is equal to velocity constant। R जो है वो क्या होता है, या R के बजाय EA देख लेते हैं। EA is equal to एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। R is equal to गैस कांस्टेंट, T is equal to टेम्परेचर, ठीक है। एंड A is equal to फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक है। तो ये हो गया, इसको आप नोट कर लेंगे। ये इक्वेशन क्या कहलाता है, आर्हेनियस इक्वेशन कहलाता है। अब इसी से हम देखेंगे, ठीक है। तो अब अगर इसका हम लॉग लें दोनों पक्षों का, तो लॉग लेने पर हम क्या लिख सकते हैं कि log बेस ई के इज इक्वल टू log बेस ई ए माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये हो जाएगा, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि log बेस ई के इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी प्लस log बेस ई ए, ठीक है। अगर हम log के बेस को 10 कर दें तब उस स्थिति में क्या हो जाएगा, 2.303 log बेस 10 के इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस 2.303 log बेस 10 ए। या हम कह सकते हैं कि log बेस 10 के इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी प्लस log बेस 10 ए। तो ये आ गया एक समीकरण, ठीक है। अब इसी में हम देखें कि एट टू टेम्परेचर्स T1 एंड T2, T1 एंड T2, तो एट T1 log बेस 10 के इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर T1 प्लस log बेस 10 ए। ये हो गया इक्वेशन 8 एंड के डैश इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303
RT2 हो जाएगा यहाँ पे प्लस log बेस 10 A। ये हो गया समीकरण 2। ये दोनों हो गए। अब इसके बाद अगर हम इनका रेशियो निकालें तो ये क्या हो जाएगा आपका K बाई K डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा EA अपान 2.303 RT सॉरी R का, और ये क्या हो जाएगा 1 अपान T1 माइनस 1 अपान T2। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन हमको प्राप्त हुआ। ये कैसे प्राप्त होगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। पहले और दूसरे इक्वेशन की जब हम तुलना कर देंगे तो हमको ये प्राप्त होगा इक्वेशन। अब इसमें डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हम क्या कर सकते हैं कि जो रेट कांस्टेंट्स हैं उनका कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग पूरा नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में हम कोलिजन थियरी, मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।